कि ये पूरा इंडस वाटर का जो मैटर चल रहा है, ये अब आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ से अपने हाथ में ले लिया कि क्या इंडिया वॉर अफोर्ड कर सकती है पाकिस्तान को। इस अभी के माहौल में पाकिस्तान जो है वो वॉर रेडी है। इंडिया को चाहिए कि उसके पास कम से कम नहीं तो 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए। इंडिया के पास 21 स्क्वाड्रन है, मतलब वो फ्लाइंग कॉफिन है। तो इतने डिप्लीटेड एयर पावर से क्या इंडिया लड़ सकती है कोई वॉर? पाकिस्तान पे अटैक करेगा कोई भी मुल्क तो वो सऊदी अरेबिया से वॉर होगा। इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है ऑल आउट वॉर के लिए। ये कश्मीर वॉर होगा। इंडिया ने तश्तरी में रख करके कश्मीर का मुद्दा जो है पाकिस्तान के हवाले कर लिया है। पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ओपनली कहा है इनको हम उड़ा देंगे, मिसाइल हमारे पास तैयार है इनको उड़ाने के लिए। पाकिस्तान तैयार है कि वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया बिल्कुल तैयार नहीं है उस जंग के लिए। पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो आए थे अभी कुछ दिन पहले। ये लोग इंस्पेक्ट करने के लिए आए थे कि आखिरकार जो थोरियम है ईरान के पास वो 60% से ऊपर क्यों नहीं इनरिच हुआ था, यूरेनियम। तो इन सबको ठीक करने के लिए वो गए थे। पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जखीरा है। चाइना ने जो है जो मोसाद का या इजराइल का जो कोड था उसको उन्होंने फाइंड आउट कर लिया और चाइना ने वो टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर लगा दी। अब जो है लारेजानी के मरने के बाद जो है फिर कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट इसलिए नहीं हुआ कि वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने चाइना को, ईरान को दे दिया। वो जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और इंक्लूडिंग इसाक डार इन सबको मोसाद उड़ाना चाहता था, तो जो है इन्होंने डी कोड कर लिया था। दो टूक कहा था कि इजराइल दुनिया के सफ़े हस्ती से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान से बहुत गर्म खबर है। गर्म खबर यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी के मामले पर बिलावल भुट्टो ने इस हद तक कह दिया कि इस पर जंग भी हो सकती है। जंग के बादल फिर एक तरह से मंडराते नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब एक बीच में खबर आई थी, पिछले हफ्ते हमने उसको कवर किया था कि कुछ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही है, लेकिन इस खबर से एक तरह से बेचैनी बढ़ी है। और एस्कोबार पेपे ब्राजीलियन जर्नलिस्ट ने एक बहुत अहम बात की है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो ताउन बढ़ा है उसकी कुछ खास खबर है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली खबर, भारत और पाकिस्तान के दरमियान आपने पिछली बार ट्रैक 2 की बात की थी, इस बार जंग की सी आवाजें आ रही हैं, क्या कुछ है? ये जंग के बादल जो मंडरा रहे हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मंडरा रहे हैं। अब मैं अपने सामाईन को ये बता दूं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कश्मीर में 2 डैम हैं जो कि मतलब कश्मीर जो इंडियन कश्मीर है इसके अंदर वो हैं और ये सोर्स ऑफ वाटर जो है वो इंडस रिवर से निकलती है और ये इसका बंटवारा जो है 1961 में वो हो चुका है। इसको वर्ल्ड बैंक ने जो है वो इसकी गारंटी ली है और उसके बाद कहा है कि जो पानी कितना क्यूबिक मीटर पानी जो है वो इंडिया छोड़ेगा पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान का पूरा पंजाब जो है वो इसी वाटर पे मतलब आश्रित है, जो कि मतलब अपनी खेती पे और इस पे। तो इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम क्या है कि इस वाटर के ऊपर वो डैम जो इंडस डैम है, यहाँ पे वो श्री कृष्णा वाटर डैम है और एक जो है वो वल्लूर डैम है और एक और डैम है उसका नाम है राफ्टर डैम। ये सब डैम जो हैं इसमें बहुत कम, ऊपर से ही कम बहुत पानी आते हैं। अब इसके ऊपर आपको मालूम होगा कि इंडियन कश्मीर में बिजली की बहुत किल्लत है और इस बिजली को बनाने के लिए इंडिया इनका जो है डैम का हाइट जो है वो बढ़ा रही है। तो ये काफी टाइम से फ्रिक्शन है इंडिया और पाकिस्तान में। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जो है इंडिया ने एक प्यूनिटिव मेजर लिया, जो कि उसने कहा कि अगर आतंकवाद पाकिस्तान बंद नहीं करेगा तो हम उनको इंडस वाटर का जो है वो पानी बंद कर देंगे। तो अब जो है वो ये है सूरत-हाल के इंडिया को पानी खोलना है, पाकिस्तान को पानी लेना है और पाकिस्तान के जो रिवर चल रहे हैं जैसे झेलम है और भी जो दूसरे रिवर्स हैं उसके अंदर पानी की कमी हो गई है। तो इंडिया के लिए तो जाहिर सी बात है कि यूपी, बिहार और दिल्ली में तो इसका कोई चर्चा नहीं है। तो अब जो है पाकिस्तान की खबर हम लोग ले लेते हैं। तो अभी इस्लामाबाद में एक बहुत मतलब धमाके खेज या धुआंधार जो है सेमिनार हुआ था जिसमें कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार, उन्होंने बहुत धमकी दी है इंडिया को। और बिलावल भुट्टो भी उन्होंने कहा है कि हम जो है मतलब ये वॉर का संकेत है और हम जो है पानी के लिए जो है इंडिया के साथ वॉर करेंगे। जो तीसरे एक मिनिस्टर थे उन्होंने तो न्यूक्लियर धमकी दे दी है कि अगर इंडिया वाटर नहीं खोलेगा तो फिर हमको लाख जो है वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी उसके सेमिनार के बाद फिर जो है बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान विल गो टू वॉर। अब इसके बाद आगे जो इसकी जो बिल्डअप है कि ये पूरा इंडस वाटर का जो मैटर चल रहा है ये अब आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ से अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने कहा कि इसका मिलिट्री सोल्यूशन है। और अब ये पार्लियामेंट और हाथ उठाने का और वीटो करने का ये सब मामला चला गया है।
अब जो हमारे न्यूक्लियर जनरल हैं, 5 स्टार फील्ड मार्शल, वो इसकी उसका उसका अपने हाथ में ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, अब हम लोग तीसरे पड़ाव पर आ जाते हैं कि क्या इंडिया वॉर अफोर्ड कर सकती है पाकिस्तान को इस अभी के माहौल में? ये तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री को ही बात करनी होगी, क्योंकि उनसे आगे कोई और तो है नहीं जो डिसाइड करेगा। अब ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, किसी वक्त भी हम ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो वॉर रेडी है। वो वॉर रेडी इसलिए है कि अफगानिस्तान से वो वक्तन फवक्तन लड़ता रहता है, और इधर पाकिस्तान इंडिया के साथ ऑपरेशन सिंदूर किए हुए है। दूसरी बात है कि चाइनीज जो, देखिए अब वॉर जो है वो ओल्ड फैशन वॉर नहीं है। ईरान ने सिखा दिया दुनिया को कि कैसे 21वीं सेंचुरी वॉर लड़ी जाती है, जिसमें कि अब 5 डोमेन और ऐड हो गए हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। ये जो है वर्ल्ड वार के मतलब डिनोमिनेशन थे कि जो कि वॉर लड़ते थे। अब इसमें 5 कड़ी और जुट गए हैं, जिसमें साइबर वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, स्पेस वॉरफेयर है, सैटेलाइट वॉरफेयर है, ड्रोन और मिसाइल वॉरफेयर है। क्या इंडिया तैयार है? जहां तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि एयरफोर्स जो है डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, इंडिया को चाहिए कि उसके पास कम से कम नहीं तो 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए उसके फुल कैपेसिटी के लिए। लेकिन आज के डेट में जो जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि इंडिया के पास 21 स्क्वाड्रन है, 28 जो है वो फंक्शनल है, बाकी जो है 21 और 28 में आप जुड़ा दीजिए 7 स्क्वाड्रन है। वो विंटेज जो है वो मिसाइल, वो जेट एयरक्राफ्ट है जो कि रशिया से, मतलब वो फ्लाइंग कॉफिन है। तो इतने डिप्लीटेड एयर पावर से क्या इंडिया लड़ सकती है कोई वॉर? चाहे वो चाइना से वॉर, ये चाइना जो है ये तो वॉर होगी तो 2 फ्रंट वॉर होगा, सबको मालूम है, जैसे सिंदूर में हुआ था। चाइनीज जो है, तो चाइनीज ने इंकशाफ कर दिया कि हम तो बैठे थे इस्लामाबाद में या जहां भी रावलपिंडी में, और उनको हम गाइड कर रहे थे। इधर वो ईरान से उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा पाकिस्तान ने डेवलप किया हुआ है अपना रिलेशनशिप, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सऊदी अरेबिया से जो संधि है उसमें यह है कि अगर ईरान पाकिस्तान पे अटैक करेगा कोई भी मुल्क, तो वो सऊदी अरेबिया से वॉर होगा। और अमेरिका तो जानते ही है, तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, चाइना भी है, अब ईरान भी है, अमेरिका भी है। और तो क्या ये इंडिया के बारे में और भी मैं कह देता हूं कि इंडिया के पास जो एमिनेशन हार्डवेयर है, उसके लिए आपको याद होगा जब गलवान हुआ था तो राजनाथ सिंह और जयशंकर रशिया पहुंच गए थे वहां से कारतूस और हार्डवेयर लाने के लिए। यहाँ चाइनीज आके बैठ गए थे, 20 लोगों को मार दिया था। उसकी कहानी जो है वो नरवानी ने कह दिया था कि वो टैंक लेके पहुंच गए, और हम कारतूस लेने जो है वो पहुंचे थे मॉस्को, कि वहां से कारतूस आएगा तो हम जो है लड़ाई लड़ेंगे। तो मेरे अनुसार, या मैं तो बहुत छोटा सा मतलब पत्रकार हूं, इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है ऑल आउट वॉर के लिए। अब पहले यह था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को 15 दिन के अंदर में एग्जॉस्ट कर देगी। अब सऊदी अरेबिया के सबसे पीछे उसके वो लगा है, तो अब पाकिस्तान इस वॉर को महीनों सस्टेन कर सकती है सऊदी फंडिंग पे। तो मेरा फिर मुद्दा आ जाता है कि क्या इंडिया वॉर अफोर्ड कर सकती है? और मेरा एक और मानना यह है कि ये कश्मीर वॉर होगा। पाकिस्तान के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, इंडिया ने तश्तरी में रख करके कश्मीर का मुद्दा जो है पाकिस्तान के हवाले कर लिया है कि लूटो, हराओ, ले लो कश्मीर। तो क्या आप पाकिस्तान को लूटने देंगे कश्मीर? हमारे नरेंद्र मोदी साहब वाटर बंद करके क्या पाकिस्तान को लूटने देंगे कश्मीर? ये तो बिल्कुल सीधा सीधा कोई एक मतलब कहने का मतलब एक जाहिल भी आदमी जो है वो अगर मिलिट्री का थोड़ा भी सेंस रखता है तो यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने तो तश्तरी पर रख करके कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। उनको तो मुश्तबा साहब, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको याद होगा जब ये इलेक्शन हो रहे थे 2024 के, ये कहा गया था कि अगर हम जीत गए तो 6 महीने में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम कब्जा कर लेंगे, हम वापस ले लेंगे। आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर को आपने प्लेट में रख के दे दिया। क्या इतना कमजोर हो गया भारत? क्या पाकिस्तान के जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में जंग रोकने की कोशिशें हैं, डिप्लोमेटिक कद उसका इतना बड़ा हो गया कि और बहुत से मुल्क उसको मदद करेंगे? क्या सिनेरियो क्या बनेगा अगर जंग शुरू हो गई तो? नहीं, सिनेरियो तो मैंने बता दिया। मैंने ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करेंगे, या पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ओपनली कहा है कि हम जो है वो इंडस वाटर का जो अभी डैम का हमने आपको जिक्र किया, वो रफ्तार डैम और वल्लूर डैम और जो है वो क्या दूसरा श्री कृष्णा डैम, इनको हम उड़ा देंगे। मिसाइल हमारे पास तैयार है इनको उड़ाने के लिए। वो तो शेख रशीद का फेमस कोटेशन है कि क्या हमने न्यूक्लियर हथियार जो है मंदिर में घंटा बजाने के लिए रखा है क्या? ये बहुत बड़ा कोटेशन है। तो ये तो सिनेरियो अभी ऐसा चल रहा है। अरे साहब, ये जिसे कहते हैं बंदर भपकी तो नहीं है ये पाकिस्तान? इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो भारत को बिल्कुल हरा देगा? और ये तो ऐसा हराएगा जीतेगा वो तो जंग डिसाइड करेगा। हाँ। ईरान ने कभी सोचा था कि वो अमेरिका को हरा सकता है?
या अमेरिका ने कभी ये सोचा था कि हम ईरान से हार जाएंगे? जंग जब होती है तो वो खत्म उसी टाइम होती है, चाहे वो कोई ना किसी को डिसाइसिव जो है वो जीत विक्ट्री दे। मैं उस पोजीशन, उस जगह पे नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बिल्डअप है, ये बिल्डअप क्रिएट किया है हमारे भारत सरकार ने, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार है कि वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया बिल्कुल तैयार नहीं है उस जंग के लिए। वो यानी इंडस वाटर ट्रीटी से भारत ने उसे अबेंस में रख करके या उस पर अमल दरामद रोक करके अपने आप एक क्राइसिस खड़ा किया है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूं वक्त की कमी की वजह से। अब मैं चलता हूं उन दो खबरों की तरफ, वो बराह रास्त तो यानी बराह रास्त हमारे इमीडिएट पड़ोसी पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं, लेकिन और थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ जाता है ईरान तक। एक तो वो खबर जिसमें प्रोफेसर मरांडी ने कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एक्सपर्ट ने अभी हाल ही में ईरान का दौरा किया है, वो क्या कुछ है। उसके बाद एस्कोबार वाली खबर पर भी हम आएंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ब्राजीलियन जर्नलिस्ट ने कही है। मैं समझता हूं कि इसको समझना भारत के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये जो एमर्ज हो रहा है पाकिस्तान इस डिप्लोमेसी के साथ साथ और भी कई चीजें अंदर अंदर हो रही हैं, क्या कुछ प्रोफेसर मरांडी ने क्या कह दिया? जी, प्रोफेसर मरांडी का इंट्रोडक्शन तो आप बेहतर देंगे हमसे। वो ईरानियन है और वो इंग्लिश स्पीकिंग ईरानियन है और अमेरिकन एक्सेंट में वो अंग्रेजी बोलते हैं, ताकि ग्राउंड लेवल पे अमेरिकन को, जो कि घर में और अलग जगह पे कैफे में यहाँ वहां जो टीवी देखते हैं, तो वो ईरानियन जो है वो मरांडी साहब वो अमेरिकन अंदाज में अंग्रेजी बोलते हैं, ताकि अमेरिकन को समझ में आ जाए कि वो क्या बोल रहे हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक है वेस्टर्न वर्ल्ड से या इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड से और ईरान से। उनका कहना यह है कि 25 डजन अमेरिका पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो आए थे अभी कुछ दिन पहले, और वो तफरी करने के लिए नहीं आए थे, तेहरान घूमने के लिए नहीं आए थे, इस्फहान गए थे। इस्फहान भी बहुत, आप जानते हैं कि बहुत ही कदीम शहर है, और इस्फहान की तो कहानी मतलब मशहूर है कि इस्फहान किस तरह का शहर है। और अब ईरान का जो न्यूक्लियर पूरा मतलब जो फैसिलिटी है वो इस्फहान के आसपास ही है। तो वहां ये लोग गए थे, और अभी जो ये लोग, ये बिल्कुल मरांडी साहब ने कह दिया था कि ये जो है तफरी के लिए नहीं आए थे, खाना खाने नहीं आए थे कोई, मतलब ये लोग इंस्पेक्ट करने के लिए आए थे कि आखिरकार जो थोरियम है ईरान के पास वो 60% से ऊपर क्यों नहीं इनरिच हुआ था। और उनका यूरेनियम हाँ, उसकी जो मशीन है वो ईरान के पास वो रुक गई है, और जब तक वो मशीन जो है वो टरबाइन होती है, घूमती है, उसके अंदर अगर आप उस यूरेनियम को डालेंगे तो वो 60% होगा। तो इन सबको ठीक करने के लिए वो गए थे, और ईरान के पूरे न्यूक्लियर मतलब फैसिलिटीज का जायजा लेने के लिए। ये उन्होंने नहीं कहा कि ईरान जो है बॉम्ब बना रहा है, ये भी नहीं कहा कि वो स्टॉक फाइल कर रहा है। अब ईरान जो है वो पाकिस्तान से इतने करीब इसलिए आया है कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जखीरा है, तो वो जो है वो भेजा है उन्होंने। इसका क्या हाल चाल है? अब इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 1974 से लेकर 1999 तक इंडिया ने 1974 में इंदिरा गांधी ने पोखरान 1 का धमाका किया था, और कहा था कि हमारा धमाका जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए। 1999 में तक जो है इंडिया डिनाई करती रही कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन जब 99 में फिर पोखरान 2 हुआ, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे और वाजपेयी जी भी शामिल थे, अडवाणी साहब भी शामिल थे, उसके बाद इंडिया ने डिक्लेयर किया कि वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट। और उसके 10 मिनट के बाद जो है कथुआ में पाकिस्तान ने जो है वो धमाका किया, जिसका नाम उन्होंने रखा टिट फॉर टैट। तो उन्होंने भी डिक्लेयर किया कि वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब चीज जो है, जैसे मैं आपको पहली पुरानी कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो अमेरिका ईरान जो है वो किसी वक्त भी जो है वो धमाका करके कहेगा कि आई एम अ न्यूक्लियर स्टेट, जिसको जो करना कर ली। तो ये जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, और ये सब चीजें कोई ओपनली अनाउंस नहीं होती है, जब वो ब्लास्ट हो जाता है, जब वो डिक्लेयर हो जाता है, तब वो कहते हैं कि वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी इस वक्त तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और वो सरकार के भी काफी नजदीक हैं। 2015 जो डील हुई थी अमेरिका के साथ, उसकी निगोशिएटिंग उसमें टीम में भी थे, और अभी जो इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी उस टीम में भी ये आए थे। ये वेस्टर्न मीडिया
खासतौर पर अलमयादीन टेलीविजन चैनल जो लेबनान का है उसके जरिए बहुत सी चीजें इंग्लिश स्पीकिंग लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। खुद ईरान ने अब तक कहा हुआ है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहते, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन मैंने एक बार ईरानी एक सीनियर जर्नलिस्ट से पूछा, वो कज़वीन के रहने वाले हैं, उर्दू जबान में बात कर लेते हैं, हमारे दर्शकों ने जरूर देखा था, याद होगा। उन्होंने, जब मैंने कहा कि ये जलजला आया था क्या था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ जलजले ऐसे होते हैं जैसे बच्चा गोद में हो और माँ उसको हिलाए तो उस तरह से उसे अच्छा लगता है। तो यानी उन्होंने इशारा दिया था कि शायद हो सकता है टेस्ट कर लिया हो। अच्छा, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये एस्कोबार पेपे ब्राजील के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्या कुछ बता दिया पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुक से, वो भी काफी अहम है। मैं समझता हूं प्रोफेसर मरांडी के बयान के साथ साथ ये समझना भी बहुत जरूरी है। जी जी, एस्कोबार पेपे जो हैं ये ब्राजीलियन जर्नलिस्ट हैं, इनको आप बेहतर जानते हैं हमसे, हमने तो उनका वीडियो देखा है। उसमें उन्होंने वीडियो में इंकशाफ किया है अंग्रेजी जबान में कि लारेजानी जो ईरान के लीडर हुआ करते थे, उनकी शहादत के बाद कोई भी असैसिनेशन ईरान में नहीं हुआ। वो उसकी वजह तलाश कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मतलब मोसाद और इजराइल ने उसके बाद किसी लीडरशिप को उसने जो अटैक नहीं किया। तो उन्होंने फाइंड आउट ये किया है, जो उनका कहना है कि चाइना ने जो है जो मोसाद का या इजराइल का जो कोड था जिससे कि वो मतलब क्रैक कर लेते थे ईरानी मतलब लीडरशिप की पोजीशन, और ये उसको उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। और चाइना ने वो टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर लगा दी है, ताकि कोई भी इस्लामाबाद या पाकिस्तान का दुश्मन जो है उस रास्ते से, क्योंकि मोसाद और इंडिया का तो कनेक्शन है रॉ का, तो इंडिया जिस वक्त चाहेगी वो लीडरशिप को हटा सकती है तो उसको उन्होंने सील कर दिया। अब जो है लारेजानी के मरने के बाद जो है फिर कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट इसलिए नहीं हुआ कि वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने चाइना को, ईरान को दे दिया है। और ईरान इससे पहले, आपको याद होगा, आप तो ज्यादा जानते हैं हमसे, कि एक बार याद हुआ था कि मोबाइल फोन फट गया था और रास्ते में कोई और चीज एक्सप्लोड हो गई थी और 20-25 साइंटिस्ट जो ईरान के हैं उनको मार दिया था। फिर और बाद में जो है वो हुआ था, लास्ट जो है वो आयतुल्ला खamenei के शहादत के साथ 40-44 लोग मर गए थे। उसके बाद जब वॉर शुरू हुआ तो फिर लारेजानी मर गए थे। तो ये अब एक नई खबर आई है और इसकी जो है इंकशाफ जो है, जो अभी स्विट्जरलैंड में जो बात हो रही थी, नेगोशिएशन हो रहा था अमेरिका और ईरान का, उसमें खबर आई थी कि पाकिस्तान ने उस असैसिनेशन अटेम्प्ट को जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और इंक्लूडिंग इसहाक डार इन सबको मोसाद उड़ाना चाहता था स्विट्जरलैंड में, उसकी भनक मिल गई थी। उसको जो है इन्होंने डी कोड कर लिया था और उसके बाद कतर के माध्यम से स्टर्न वार्निंग दिया था, बिल्कुल मतलब दो टूक कहा था कि इजराइल दुनिया के सफे हस्ती से खत्म हो जाएगा अगर इजराइल या मोसाद ने ईरान की तरह अगर कोई अटेम्प्ट पाकिस्तान के ऊपर किया। तो ये बातें जो हैं वो पेपे एस्कोबार जो हैं उन्होंने कहा, और कहीं किसी हद तक सदाकत उसमें समझ में आती है कि लारेजानी के बाद कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ। लारेजानी से पहले तो ऐसा लग रहा था कि इजराइल जो है वो तो बिल्कुल मतलब जो चाहे मतलब वो कर सकता है ईरान के अंदर, उसने कैसे कैसे खुफिया एजेंट बैठाए हुए थे, किस किस को किया हुआ था। लेकिन ये चाइनीज के डी कोडिंग की वजह से, अब मैं ये भी बता दूं कि चाइना कितनी हद तक आगे पहुंचा हुआ है, किस लेवल पे वो वॉर को मतलब समेट सकता है या किस लेवल पे वॉर को देख सकता है। और अब वो टेक्नोलॉजी अब बाकायदा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वो लग गया है। और जाहिर सी बात है कि उसके जो दुश्मन होंगे, अब दो ही दुश्मन मुझे अभी तो समझ में आ रहे हैं, तीसरा तो अफगानिस्तान है जिसके पास तो अभी 100 साल लग जाएंगे उन सब टेक्नोलॉजी को लाने में, या तो इजराइल लाके उन्हें दे। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि ये जो है बड़ा इंकशाफ है जो कि पेपे एस्कोबार के बारे में एक बता दूं, हमारे दर्शकों को शायद याद होगा, मैंने एक वीडियो दिखाई थी जब हसन नसरुल्लाह का दफन का प्रोग्राम था जिस दिन बैरूत में, उसी दिन प्रोफेसर मरांडी ईरान वाले और अलमयादीन टेलीविजन चैनल की जर्नलिस्ट जैनब अल सफ़ार और खुद ये एस्कोबार, तीनों लोग उस बॉर्डर एरिया तक पहुंचे थे जहां कुछ 100 गज की दूरी पर इजरायली फौजी खड़े हुए थे और उन्होंने बंदूक तान दी थी उनकी तरफ। मैंने बाद में वो वीडियो हमने दिखाई, मैंने बाद में बात की जैनब अल सफ़ार से, वो उनसे मेरी मुलाकात है, एक बार वो दिल्ली आई थी, तो उन्होंने बताया कि एक बार तो पेपे एस्कोबार एकदम खौफजदा हो गए थे कि ऐसा ना हो कि वो गोली चला दें। तो ये एक बहुत ही साफ शफाफ जर्नलिस्ट हैं, अपनी बात बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके चीजों को रखते हैं और जो उन्होंने बात की है उस पर भरोसा किया जा सकता है।